हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशियन ऑफ शिक्षा। तो अभी जो हमारा वीडियो डिस्कशन चल रहा है जिसमें हम 27 ईयर यूपीएससी प्रीलिम्स क्वेश्चंस पेपर डिस्कस कर रहे हैं। आज हम इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नमेंट का लेक्चर हम थर्ड डिस्कस करेंगे, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशंस एंड पॉलिटिकल सिस्टम। इसमें हम वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि ऑलरेडी यूपीएससी ने प्रीलिम्स में पूछ रखे हैं। इससे पहले हमने ऑलरेडी इसके लेक्चर दो डिस्कस कर लिया है, जिसमें हमने 1995 से लेकर के फर्स्ट लेक्चर में 1995 से लेकर के हमने 2000 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। फिर लेक्चर हमने सेकंड के अंदर हमने डिस्कस किया था 2001 से लेकर के 2003 के वो क्वेश्चंस जो कि ऑलरेडी एमसी यानी कि ऑलरेडी यूपीएससी ने प्रीलिम्स में पूछ रखे थे कॉन्स्टिट्यूशन से और इंडियन यानी कि जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है उससे। आज हमारा लेक्चर थर्ड रहने वाला है, जिसमें हम 2004 से लेकर के 2006 तक के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे और डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले हमने क्या है, जो हमारा जो यूपीएससी प्रीलिम्स डिस्कशन चल रहा है जिसमें हम 27 ईयर यूपीएससी प्रीलिम्स क्वेश्चंस पेपर डिस्कस कर रहे हैं, जो कि हमारा यूनिट वाइज डिवाइडेड है। जिसमें हमने फर्स्ट यूनिट को क्या है कंप्लीट कर लिया, जो कि था हमारा हिस्ट्री ऑफ इंडिया। हिस्ट्री ऑफ इंडिया का जो यूनिट था उसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया था। एशियंट हिस्ट्री को कंप्लीट किया था, फिर मिडिवल हिस्ट्री कंप्लीट किया, मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट किया और इंडियन नेशनल मूवमेंट को कंप्लीट किया था। इसमें हमने 1995 से लेकर के 2021 तक के सारे वो क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया था जो कि यूपीएससी ने प्रीलिम्स में पूछा था। अभी हमारा सेकंड यूनिट चल रहा है जो कि है इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नमेंट। उसमें हमारा भी फर्स्ट सीरीज चल रहा है जो कि है कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल सिस्टम। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया और वर्ल्ड के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो कि यूपीएससी ने 1995 से लेकर के 2021 तक पूछा। जैसे ही हमारा सेकंड सीरीज भी कंप्लीट होगा उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे पंचायती राज और पब्लिक पॉलिसी। थर्ड सीरीज कंप्लीट होने के बाद हम जुडिशरी एंड लीगल राइट इशू एक्सेट्रा, ये जितनी भी जो टॉपिक्स हैं उसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जब हमारा सेकंड यूनिट कंप्लीट हो जाएगा तब हम स्टार्ट करेंगे अपना थर्ड यूनिट, जो कि होगा हमारा ज्योग्राफी और वर्ल्ड। ये भी हमारी चार सीरीज में डिवाइडेड होगा। फर्स्ट सीरीज होगा हमारा फिजिकल ज्योग्राफी, सेकंड होगा वर्ल्ड पॉलिटिकल ज्योग्राफी, थर्ड सीरीज होगा ज्योग्राफी ऑफ इंडिया और फोर्थ सीरीज होगा हमारा एग्रीकल्चर। फिर जैसे ही हमारा थर्ड सीरीज भी कंप्लीट होगा तब हम स्टार्ट करेंगे अपना फोर्थ यूनिट, जो कि होगा इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, जिसमें हम स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक और डेमोग्राफी के बारे में डिस्कस करेंगे, प्रॉपर्टी प्लानिंग फाइनेंस एंड इकोनॉमिक के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर एग्रीकल्चर जो कि हमारे नेशनल इकोनॉमिक है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे इंडस्ट्रीज हैं जितनी भी जो ट्रेड है उसको डिस्कस करेंगे। और जो फिफ्थ सीरीज चलेगा हमारा वो इंडिया की जो टेरिटरी सेक्टर है यानी कि जिसे हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यानी कि जो हमारा फोर्थ यूनिट होगा वो 5 सीरीज में डिवाइडेड होगा। जब हमारा फोर्थ यूनिट भी कंप्लीट हो जाएगा तब उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना फिफ्थ यूनिट, जो कि होगा हमारा सी सेट का। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूं कि हमारा जो वीडियो पैटर्न है वो किस पैटर्न में चल रही है, यानी कि किस सीरीज वाइज चल रही है और आगे किस तरीके से कंटिन्यू होता रहेगा। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं मंडे से लेकर के सैटरडे तक, इसमें हम क्लास 12 से लेकर के क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के एनसीईआरटी को कंप्लीट कर रहे हैं। इसमें हमने क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 की जो फर्स्ट बुक है हमारे पास कंटेम्प्रोरी ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स उसको कंप्लीट कर लिया। कल हम एम लक्ष्मीकांत का जो पार्ट थर्ड है उसको डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी एम लक्ष्मीकांत के दो पार्ट को हमने डिस्कस कर लिया, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट। जब हमारा पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगा तब हम जियोग्राफी स्टार्ट करेंगे। जियोग्राफी नहीं तो इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर देंगे। इकोनॉमिक्स स्टार्ट करेंगे हम 9 से लेकर के 12 तक। तो पहले हम एम लक्ष्मीकांत के थर्ड पार्ट को कंप्लीट करेंगे। थर्ड पार्ट कंप्लीट होने के बाद हम एनसीईआरटी का जो एनसीईआरटी में जो पॉलिटी है सेकंड बुक 12th क्लास की जो इंडियन पॉलिटी है उसको कंप्लीट करेंगे। तब हम साथ साथ में एम लक्ष्मीकांत और ज्योग्राफी या इकोनॉमिक्स कोई एक बुक को भी हम इसके पैरेलल में ले जाकर के कंटिन्यू करेंगे। और इसी पैटर्न पे जो वीडियो है वो आगे कंटिन्यू होती रहेगी। और इसी पैटर्न में जब हम संडे को बात करते हैं तो हम यूपीएससी के प्रीलिम्स क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं 27 ईयर्स तक के, जिसमें हमने हिस्ट्री कंप्लीट कर लिया। अभी हमारा पॉलिटी चल रहा है। जब पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगा तब हम ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। ज्योग्राफी कंप्लीट होने के बाद इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर देंगे। तो इसी पैटर्न पे वीडियो आगे भी कंटिन्यू होता रहेगा। इस जितने भी हमने जो वीडियो डिस्कस किए ऑलरेडी अपलोडेड है, आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं और इन सब का लिंक मैं आपको
डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप इजिली जाकर के उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिस्कशन। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है ये 2004 में पूछा गया था। इसमें ये बताना था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो फोर्थ शेड्यूल है उसमें से किस यानी कि फोर्थ शेड्यूल में क्या मेंशन किया गया है उसको आपको करेक्टली बताना था। पहला स्टेटमेंट है यानी कि जो पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन में ये कहता है कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो फोर्थ शेड्यूल है उसमें सेंट्रल और स्टेट के बीच में क्या है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड बात रखी गई है। दूसरा ऑप्शन है कि हमारे फोर्थ शेड्यूल में इंडिया के अंदर जो भी ऑफिशियल लैंग्वेज है, जो कि जितने जो 22 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से ऑफिशियल लैंग्वेज है उसके बारे में मेंशन कर रखा है। तीसरा ऑप्शन है कि हमारे फोर्थ शेड्यूल में क्या है, एट जो ट्राइबल्स एरिया के एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग है उसके प्रोविंस हमें फोर्थ शेड्यूल में देखने को मिलता है। और ऑप्शन डी है कि जो काउंसिल ऑफ स्टेट है उसकी सीट्स को अलाउड किए गए, फोर्थ शेड्यूल में ये बात रखी गई है। तो इन चार ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बताना है कि फोर्थ शेड्यूल में क्या रखा गया है। तो ऑप्शंस देखने से पहले, आंसर देखने से पहले आप इसका आंसर या तो कमेंट बॉक्स में लिखें या अगर आप सॉल्व कर रहे हैं कॉपी पे तो आप पहले अपना ऑप्शंस देख ले, अपना आंसर टिक कर ले, उसके बाद आप आंसर देखें जिससे ये पता चल जाएगा कि आपका आंसर सही है या गलत। यानी कि आज की वीडियो आपको एज अ टेस्ट की तरफ पे लेना है। इससे आपको ये पता चलता रहेगा कि आपकी जो तैयारी है वो किस पैटर्न में चल रही है और आपको कहाँ पे रिविजन की जा, कहाँ पे और अच्छे से तैयारी करने की जरूरत है। दूसरा ये प्रॉफिट मिल जाएगा कि आपको ये भी आइडिया पता चलता रहेगा कि पॉलिटी से जो यूपीएससी या और किस तरीके से पास्ट में क्वेश्चन पूछ रखी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा वो मिलेगा आपको ऑप्शन डी। यानी कि अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फोर्थ शेड्यूल की बात करते हैं तो उसमें क्या रखा गया है, जो काउंसिल ऑफ स्टेट है उसके सीट्स के अलाउड की बात रखी गई है। जैसे कि अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल की बात करें तो उसमें हमें टोटल 12 शेड्यूल देखने को मिलता है। पहला शेड्यूल में क्या रखा गया है, हमारी कंट्री के जितने भी जो स्टेट और जो यूनियन टेरिटरी है उसके नाम और उसके बाउंड्री के रिगार्डिंग जो भी प्रोविंसेस है वो किस में रखे गए, शेड्यूल 1 में रखा गया है। शेड्यूल 2 की बात करते हैं तो जितने भी जो पावर्स हैं, स्पेशल पावर है, सैलरी डिटेल्स है, प्रेसिडेंट, गवर्नर, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, राज्यसभा, लोकसभा, सुप्रीम कोर्ट और हाई यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की जो भी पावर सैलरी से रिगार्डिंग जो भी प्रोविंस रखे गए वो किस में रखे गए, शेड्यूल सेकंड में रखा गया। शेड्यूल अगर हम थर्ड की बात करते हैं तो इसमें प्रोमिसेस और ओथ यानी कि शपथ की बात रखी गई। जितनी भी जो हमारी अथॉरिटीज है एक्सपेक्टेड, जिसमें हम प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को भी इंक्लूड करके रखते हैं, तो उनकी शपथ की बात रखी गई है किसमें, शेड्यूल थर्ड में। अगर हम शेड्यूल फोर्थ की बात करते हैं तो उसमें राज्यसभा, फिर बात करते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, फिर कोर्ट ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी की किसके बारे में बात रखी गई है, तो जो भी काउंसिल स्टेट है उसके सीट्स के अलाउट्स की बात शेड्यूल 4 में रखी गई है। शेड्यूल 5 की बात करते हैं तो शेड्यूल 5 में क्या है, जितने भी जो हमारे शेड्यूल एरियाज है या हम बात करते हैं जो शेड्यूल ट्राइब्स है उसके एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल यानी कि लॉ कंट्रोल यानी कि कंट्रोल लॉ के रिगार्डिंग जितनी भी जो प्रोविंस है उसको डिटेल में मेंशन किया गया है किसमें, शेड्यूल 5 में। शेड्यूल 6 की बात करते हैं तो शेड्यूल 6 में क्या है, जैसे कि स्टेट ऑफ आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, इनमें जितने भी जो ट्राइबल्स एरिया है और उसके जो एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल लॉ है उसको मेंशन किस में किया गया है, ये सारे प्रोविंस हमें शेड्यूल 6 में देखने को मिलते हैं। अगर हम शेड्यूल 7 की बात करते हैं तो शेड्यूल 7 में ब्रीफली डिटेल्स में एक्सप्लेन किया गया है कि इसमें जो भी हमारे लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट, और बात करते हैं किस बारे में, जो स्टेट ऑफ गवर्नमेंट है और उसके पावर और कंकरेंट लिस्ट के बारे में डीपली मेंशन किया गया है किसमें, हमारे शेड्यूल 7 में। शेड्यूल 8 की बात करते हैं तो जो हमारे ऑफिशियल लैंग्वेज है, जो कि आज के टाइम पे जो हमारे 22 ऑफिशियल लैंग्वेज देखने को मिलते हैं, जैसे हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, जितनी भी जो हमारे ऑफिशियल लैंग्वेज है ये सारी किसमें मेंशन है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 8 में। शेड्यूल 9 की बात करते हैं तो इसमें जितने भी जो सर्टेन एक्ट्स है और जो रेगुलेशंस है उसके वैलिडिटी यानी कि वैलिडेशंस के बारे में किसके अंदर मेंशन किया गया है, शेड्यूल 9 के अंदर आपको देखने को मिलेगा। शेड्यूल 10 की बात करते हैं तो सारी जो पार्टी की जो चेंजेस है और जो डिस्क्वालिफिकेशन है रिगार्डिंग एमएलए और एमपीज के, ये सारे जो प्रोविंस है या जो डिटेल में डिस्क्रिप्शन आपको या डिटेल जो मिलेगा वो किस में लिखा गया है, शेड्यूल 10 के अंदर। शेड्यूल 11 और 12 की बात करते हैं तो शेड्यूल 11 में जो भी पंचायत की पावर्स है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सारी रखी गई है शेड्यूल 11 में। और शेड्यूल 12 में किसके रिगार्डिंग में रखा है, म्यूनिसिपैलिटीज के रिगार्डिंग में रखा हुआ है। ये सारे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किस शेड्यूल में क्या डिटेल से मेंशन किए गए वो सारे लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आप इसको देख करके या वीडियो पॉज करके उसको एक बार आप रिविजन कर सकते हैं। तो इसलिए जो हमारा जो करेक्ट आंसर था वो था ऑप्शन डी, यानी कि
जितनी भी जो स्टेट ऑफ काउंसिल्स है उसके सीट्स को अलाउड की बात किस में रखने को मिली है, शेड्यूल 4 में हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये भी 2004 में पूछा गया था। इसमें ये बताना था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल के अंदर ये कहा गया था कि जो एग्जीक्यूटिव पावर है, हर एक स्टेट के जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो किस तरीके से काम करे कि जो यूनियन एग्जीक्यूटिव पावर है उनके काम में बाधा ना बने। ये बात किस कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में मेंशन है, बताना है। ऑप्शन ए है आर्टिकल 257, ऑप्शन बी है आर्टिकल 258, ऑप्शन सी है आर्टिकल 355 और ऑप्शन डी है आर्टिकल 358। तो इसका जो करेक्ट आंसर मिलेगा आपको वो मिलेगा ऑप्शन ए, यानी कि आर्टिकल 257। आर्टिकल 257 ये कहता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कि जितने भी जो एग्जीक्यूटिव पावर है हर एक स्टेट के, वो इस तरीके से काम करेंगे कि जो यूनियन एग्जीक्यूटिव पावर थे उनके काम का बाधा ना बने। ये बात किस में रखी गई है, ये बात कही गई है आर्टिकल 257 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। आर्टिकल 258 क्या कहता है, आर्टिकल 258 जो भी हमारे जो पावर ऑफ जो यूनियन कॉन्करेंट पावर्स है स्टेट और सेंट्रल केसेस में, इसके बारे में बात रखी गई है। यानी कि कुछ मामलों में राज्य को जो शक्तियां प्रदान करने की बात रखी गई है संघीय की शक्ति में, यानी कि जो स्टेट लिस्ट है वो सॉरी बात करते हैं जो यूनियन लिस्ट वो किस में बात रखी गई है, ये बात की गई है हमारे आर्टिकल 258 में। आर्टिकल 335 में क्या कहा गया है, आर्टिकल 335 ये कहा गया है कि जो भी एक्सटर्नल एग्रेशन है या इंटरनल एग्रेशन है उससे स्टेट को प्रोटेक्शन करना ये किसका काम होगा, यूनियन का काम होगा। ये बात रखी गई है आर्टिकल 355 में। आर्टिकल 358 में क्या कहा गया है कि इमरजेंसी के टाइम पे जो भी हमारे आर्टिकल 19 के जो फंडामेंटल राइट है उसको क्या कर दिया जाएगा, सस्पेंड कर दिया जाएगा, यानी कि उसका सस्पेंशन हो जाएगा। ये बात रखी गई है आर्टिकल 358 में। सस्पेंशन का मतलब है कि आपातकाल की स्थिति में क्या है कि जो भी हमारे आर्टिकल 19 के अंदर जो भी अधिकार है, जो 6 अधिकार है आर्टिकल 19 के अंदर, वो सारी क्या हो जाएंगी, यानी कि सस्पेंड हो जाएंगे, निलंबन हो जाएंगे। ये बात रखी गई है आर्टिकल 358 में। इसका जो करेक्ट आंसर मिलेगा आपको वो मिलेगा ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन कब पूछा गया था, 2004 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे आपके पास फंडामेंटल राइट दिया गया, राइट टू इक्वालिटी, जो कि 14 से लेकर के 18 तक की बात में रखी गई है। तो इसमें आपको एक साइड हमारे जो राइट टू इक्वालिटी के रिगार्डिंग जो फंडामेंटल राइट के आर्टिकल्स दिए हैं, और दूसरी साइड में आपको क्या दे रखा है कि किस आर्टिकल में कौन से अधिकार की बात रखी गई है, आपको इसको करेक्टली मैच करना है। यानी कि ऑप्शन, यानी कि जो आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 14 पहला ये कहता है कि जो स्टेट है किसी भी पर्सन के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है, किसके बेसिस पे, रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर या प्लेस ऑफ बर्थ के बेस पे। आर्टिकल 15 कहता है कि स्टेट किसी भी पर्सन के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है, किसके, यानी कि कानून के समक्ष समानता के बारे में और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यानी कि कानून के समक्ष कानून के समक्ष समानता, यानी कि कानून के समक्ष सब बराबर होंगे, और प्रोटेक्शन के बेस पे क्या नहीं कर सकता स्टेट किसी भी पर्सन के साथ इसके बेस पे भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता, यानी कि इनइक्वालिटी नहीं कर सकता। आर्टिकल 60 और तीसरा है, इसमें ये कहा गया है कि जो अनटचेबिलिटी है, जो अनटचेबिलिटी जैसी जो प्रैक्टिसेस है उसके ओबलाइजेस यानी कि ओबलाइज करने की बात रखी गई है। और आर्टिकल 17 जो फोर्थ है उसमें बात रखी गई है कि स्टेट के द्वारा हर एक सिटीजन को क्या है, इक्वल अपॉर्चुनिटी, यानी कि एक समानता अवसर दिया जाएगा, किसके लिए, रिगार्डिंग एम्प्लॉयमेंट, उसके अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, जो कि अंडर स्टेट के अंदर में आते होंगे। तो अब आपको इसको क्या करना है, करेक्टली मैच करना है कि किस आर्टिकल के अंदर कौन सा प्रोविंस रखा गया। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए है ए का 2 से, बी का 3 से, सी का 4 से, डी का 1 से। ऑप्शन बी है ए का 3 से, बी का 1 से, सी का 4 से, डी का 2 से। ऑप्शन सी है ए का 2 से, बी का 1 से, सी का 3 मतलब सी का 4 से, डी का 3 से। और ऑप्शन डी है ए का 3 से, बी का 4 से, सी का 1 से, डी का 2 से। तो अब आपको करेक्टली मैच करके बताना है कि किस आर्टिकल के अंदर कौन सा प्रोविजन रखा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर मिलेगा वो मिलेगा आपको ऑप्शन सी। यानी कि अगर हम बात करते हैं इसके बारे में, तो जैसे कि आर्टिकल 14 किसके बारे में बात करता है, इस दूसरे के बारे में बात करता है। फिर आर्टिकल 15, यानी कि जो आर्टिकल 15 है वो आपका फर्स्ट से करेक्टली मैच हो जाएगा, सी का हो जाएगा 4 से, और डी का हो जाएगा 3 से। एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं, अगर हम फंडामेंटल राइट की बात करते हैं तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो पार्ट 3 है उसमें फंडामेंटल राइट के बारे में बात
रखी गई है, जिसमें 6 तरीके के हमारे मौलिक अधिकार दिए गए हैं। आर्टिकल 14 से अगर हम 18 तक की बात करते हैं तो राइट टू इक्वलिटी यानी कि समानता का अधिकार। आर्टिकल 19 से 22 की बात करते हैं तो राइट टू फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 23 से 24 यानी कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन यानी कि जो भी हमारे शोषण है उसके विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 से 24 तक के बीच में देखने को मिलता है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन यानी कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार हमें आर्टिकल 25 से 28 के बीच में देखने को मिलता है। कल्चर्स एंड एजुकेशन राइट हमें आर्टिकल 29 से आर्टिकल 30, और जो राइट टू रेमेडीज है जिसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा हार्ट एंड सोल ऑफ द फंडामेंटल राइट्स भी कहा गया था, वो हमें आर्टिकल 32 में देखने को मिलता है। अब बात करते हैं राइट टू इक्वालिटी के बारे में। अगर हम राइट टू इक्वालिटी की बात करते हैं जो कि आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक में देखने को मिलता है, तो उसमें आर्टिकल 14 में ये कहा गया है कि स्टेट किसी भी पर्सन के साथ डिनाई नहीं कर सकता है इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, यानी कि कोई भी स्टेट किसी भी व्यक्ति के साथ क्या नहीं कर सकता, कानून के सामने क्या नहीं कर सकता, उसके साथ अनइक्वालिटी नहीं कर सकता, यानी कि कानून के सामने सबको बराबर माना जाएगा और कानून के समक्ष सबको एक समान प्रोटेक्शन दी जाएगी। ये बात रखी गई है आर्टिकल 14 में। आर्टिकल 15 क्या कहता है? आर्टिकल 15 ये कहता है कि जो स्टेट है किसी भी पर्सन के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, सॉरी, धर्म के नाम पे, लिंग के नाम पे, मूलवंश के नाम पे, किसी भी, या बात करते हैं जेंडर के नाम पे, प्लेस ऑफ बर्थ के नाम पे, किसी भी ग्राउंड पे क्या नहीं कर सकता है, स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता। आर्टिकल 16 में क्या कहता है? आर्टिकल 16 में ये कहता है कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि दायित्व होगा कि स्टेट अपने सिटीजन्स को क्या करे, इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराए एम्प्लॉयमेंट के लिए, उसके अपॉइंटमेंट के लिए, जो भी स्टेट के अंदर में आते होंगे। ये बात रखी गई है आर्टिकल 16 में। आर्टिकल 17 क्या कहते हैं? जो भी अनटचेबिलिटी जो प्रैक्टिसेस है उसके अबोलिशंस के बारे में बात करता है। और आर्टिकल 18 क्या है? जो भी एक्सपर्ट टाइटल्स है जैसे मिलिट्री और जो एकेडमिक है उसकी एबोलाइजेशन यानी कि एबोलाइजेशन की बात रख करता है, किसमें? आर्टिकल 18 में। तो ये हमारे राइट टू इक्वालिटी में कौन सा प्रोविंस किस आर्टिकल्स के अंदर दिए गए वो सारी चीजें यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिए। ये भी आप वीडियो को पॉज करके चाहे तो आप रिविजन कर सकते हैं, या इन सब का पीडीएफ में आपको जो द ओशियन ऑफ शिक्षा जो टेलीग्राम है वो आप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको ये सारे पीडीएफ क्या है, पीडीएफ के फॉर्म में जो नोट्स है वो आपको मिलते रहेंगे। और चैनल का भी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से डायरेक्ट जाके करके द ओशियन ऑफ शिक्षा जो टेलीग्राम चैनल है आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, जिसपे आपको क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 की हर एक सब्जेक्ट की, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस हो या इकोनॉमिक्स हो, हिस्ट्री हो या जियोग्राफी, ये सारी बुक आपको क्या मिल जाएगी, आप फ्रीली वहां पे जाकर के क्या कर सकते हैं, डाउनलोड पीडीएफ के फॉर्म में कर सकते हैं। ये सारी चीजें आपको अवेलेबल है। और जो हमने यूनिट फर्स्ट की जितनी भी जो सीरीज डिस्कस किए थे, जो कंप्लीट किया था यूपीएससी प्रीलिम्स क्वेश्चंस पेपर के, वो भी आपको एज अ नोट पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएगा, तो आप वो भी वहां से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। और चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये भी 2004 में पूछा गया था। ये कहा गया है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में ये मेंशंस किया गया है कि जो 14 साल से जो छोटे बच्चे हैं उनको जितने भी जो डेंजरस फैक्ट्री जैसे कि माइनिंग की फैक्ट्री हो गया, तो वहां पे क्या नहीं किया जाएगा, उनको एज ए एम्प्लॉय नहीं रखा जाएगा, यानी कि उनके वहां पे काम करने के लिए, काम करवाने से रोकता है। ये प्रावधान हमारे किस आर्टिकल में मेंशन है? अब आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है आर्टिकल 24, ऑप्शन बी है आर्टिकल 45, ऑप्शन सी है आर्टिकल 330 और ऑप्शन डी है आर्टिकल 368। तो इसका जो करेक्ट आंसर मिलेगा वो मिलेगा आपको ऑप्शन ए, यानी कि आर्टिकल 220, सॉरी, आर्टिकल 24। अगर हम आर्टिकल 24 की बात करते हैं जो कि हमारा एक फंडामेंटल राइट है, तो उसमें ये कहा गया है कि जो भी बच्चे 14 साल से नीचे हैं उसको एज ए एम्प्लॉय, जो भी हमारी डेंजरस फैक्ट्री है जैसे कि माइनिंग की फैक्ट्री हो गई, केमिकल की फैक्ट्री हो गई, इन जगहों पे उसको क्या नहीं कर सकते, काम करने के लिए एम्प्लॉय नहीं रख सकते। ये बात हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 4 में कहा गया है, सॉरी आर्टिकल 24 में कहा गया है। अब बात करते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला जो क्वेश्चन है ये 2005 में पूछा गया, सॉरी ये 2005 में पूछा गया था। इसमें आपके पास दो स्टेटमेंट है,
इन दोनों स्टेटमेंट के बेस पे बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट कहता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 9 है उसमें पंचायत और उससे इंटरेस्टेड जो भी चीजें रखी है वो पार्ट 9 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 9 में मेंशन है, जिसको 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट करके 1990 सॉरी जिसको 90 यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट करके 1992 में जोड़ा गया था, यानी कि ऐड किया गया था। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 9 है उसमें क्या है, म्यूनिसिपैलिटीज से रिगार्डिंग में क्या है, प्रोविंस रखे गए हैं, जो कि आर्टिकल 243 टू तक में वो अंदर में आते हैं, जिसमें बात रखी गई म्यूनिसिपैलिटीज, म्यूनिसिपल काउंसिल और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के बारे में हर एक स्टेट की बात रखी गई है आर्टिकल 243 क्यू में। अब इन दोनों स्टेटमेंट के बेस पे बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन ए है सिर्फ हमारा पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी है सिर्फ दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन सी है पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन डी है सिर्फ हम ना तो हमारा पहला और ना दूसरा, दोनों में से कोई सा भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर मिलेगा वो मिलेगा आपको ऑप्शन ए, यानी कि हमारा सिर्फ पहला ही स्टेटमेंट क्या है करेक्ट है और दूसरा स्टेटमेंट क्या है हमारा इनकरेक्ट है। अब देखते हैं कैसे। अगर हम बात करते हैं पंचायती राज के बारे में, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1992 में हुआ था, उसमें अमेंडमेंट करके क्या है पंचायती राज को ऐड किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था। 73rd में पंचायती राज, 74th में म्यूनिसिपैलिटीज को ऐड किया गया था। उसके बाद 24 अप्रैल 1993 को क्या है कॉन्स्टिट्यूशन में 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट करके क्या किया गया था, म्यूनिसिपैलिटीज को ऐड किया गया था, जो कि दो न्यू पार्ट्स थे। तो इसीलिए हमारा पहला स्टेटमेंट क्या है सही है। फिर देखते हैं जो 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 9A में, उसमें म्यूनिसिपैलिटीज के बारे में, लोकल बॉडीज ऑफ पंचायत है और म्यूनिसिपैलिटीज की किस तरीके से आएगा वो किस में अंडर अंडर पार्ट 9 और 9A में है। जिसमें क्या है, जिसमें क्या है जब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि जब हमारा कंट्री क्या है 43 यानी कि जब हमारी कंट्री के द्वारा क्या है 43 क्या बना था, वो इंडियन रिपब्लिक कंट्री बना था। यानी कि अगर बात करते हैं भारत ने गणतंत्र बनाने की यानी कि गणतंत्र दिवस के 43 वर्ष बाद क्या है संविधान में दो अमेंडमेंट एक्ट करके इन दोनों को ऐड किया था। इसलिए जो हमारा पहला स्टेटमेंट है वो क्या है करेक्ट है, दूसरा इनकरेक्ट है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जो कि 2005 में पूछा गया था। इसमें भी आपके पास तीन स्टेटमेंट है, तीन स्टेटमेंट में से बताना है कि कौन सा स्टेट करेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि आर्टिकल 371 ए से लेकर के जो 371 आई तक है उसमें क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या रखा गया है, मिड रीजनल जो भी डिमांड्स हैं किसके, नागालैंड के, आसाम के, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा की इसकी जो भी डिमांड्स है उसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 371 ए और 371 आई तक के बीच में रखा गया है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें यूनाइटेड यानी कि हमारे कंट्री का हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ जो अमेरिका है इन दोनों में डुअल पॉलिसी हमें देखने को मिलती है। यानी कि जो भारत और जो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में दोहरी नीति देखने को मिलता है, लेकिन एक ही नागरिकता का हमें क्या है एक सिंगल सिटीजनशिप देखने को मिलता है। ये बात दूसरे स्टेटमेंट में रखी गई। तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि इंडिया का जो नेचुरलाइज्ड सिटीजन्स है या बात करते हैं जो प्राकृतिक नागरिकता है कभी भी अपनी नागरिकता से वंचित नहीं रह सकता। ये बात तीसरे स्टेटमेंट में रखी गई है। अब आपको बताना है कि इन तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। फ्रेंड्स एक चीज आप याद रखिएगा, चाहे आप 2023 का पेपर का देख लो या आप 2022 का देख लो, यूपीएससी ने यहाँ पे क्या किया था, ये जो ऑप्शंस पैटर्न है इसको चेंज कर दिया। अब इसको चेंज करके कैसे कर दिया, ऑप्शन ए दे दिया था आपको ओनली वन पेयर, ओनली वन पेयर। ऑप्शन बी में दे दिया था आपको ओनली टू पेयर, ओनली पेयर। ऑप्शन सी में दे दिया था ऑल पेयर्स आर करेक्ट, ऑल पेयर्स करेक्ट। और ऑप्शन डी में दे दिया था नन ऑफ द अबव।
none of the above। तो इस ऑप्शंस में क्या था कि जो एलिमिनेशन मेथड जो पहले से हम यूज करते आते थे कि जैसे एक ऑप्शन गलत हो गया तो बाकी यानी कि जो एक पता हमें बस इतना पता चल गया कि एक स्टेटमेंट गलत है तो बाकी को एलिमिनेट कर देते थे। तो इस ऑप्शंस की वजह से क्या था, एलिमिनेशन मेथड खत्म हो गया। तो जिसकी वजह से जो जितने भी जो इस साल जो पेपर्स दिए थे कैंडिडेट, उनको यूपीएससी का पेपर काफी ज्यादा टफ लगा। बस यूपीएससी ने क्वेश्चंस का पैटर्न वही रखा, बस ऑप्शंस के पैटर्न को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। इस तरीके से ऑप्शंस के पैटर्न में क्या था कि जब आपके पास कंसेप्ट पूरी तरीके से क्लियर है तभी आप क्या कर सकते हैं, राइट जो ऑप्शन है आप उसको करेक्ट कर सकते हो या राइट ऑप्शन को आप चुन सकते हो। तो आप इस पैटर्न से भी अपना आंसर दे सकते हैं कि कौन सा करेक्ट आंसर है। तो इसका जो आपको आंसर देखने को मिलेगा वो मिलेगा आपको ऑप्शन डी। यानी कि इसके अकॉर्डिंग तो ऑप्शन डी हो गया, लेकिन इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, यानी कि सिर्फ हमारा एक ही पेयर क्या है, करेक्ट है, बाकी हमारे सारे दोनों पेयर क्या है, इनकरेक्ट है। अब जैसे देखते हैं, अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 371 ए से लेके आई तक में नागालैंड, आसाम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, आंध्र प्रदेश और गोवा की क्या है, स्पेशल प्रोविंस की बात रखी गई है। फिर अगर हम बात करते हैं जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारत का जो संविधान है, उसमें संघ यानी कि जो हमारा जो यूनियन है और जो स्टेट है उसमें हमें क्या है, सिंगल सिटीजनशिप देखने को मिलता है। लेकिन यूएसए के अंदर हमें सिंगल सिटीजनशिप नहीं, डबल सिटीजनशिप देखने को मिलता है। इसलिए हमारा वो वाला भी यानी कि जो हमारा दूसरा ऑप्शन था ये वाला, जिसमें कहते हैं जो डबल पॉलिसी है, लेकिन वहां पे हमारी कंट्री में सिंगल सिटीजनशिप है लेकिन यूएसए में डबल सिटीजनशिप देखने को मिलता है। तो इसीलिए दूसरा स्टेटमेंट हमारा क्या था, गलत हो गया। अगर हम बात करते हैं तीसरा स्टेटमेंट हमारा इसलिए गलत हो गया था कि जो बात करते हैं जो हमारी कंट्री के अंदर जो नागरिक है, नागरिक सिटीजनशिप वो कहलाता है जो क्या है, लंबे समय से रह रहा हो, या तो क्या है जो प्राकृतिक तरीके से क्या है तो सिटीजनशिप मिलती है, या जो पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन के द्वारा क्या है उसको जो सिटीजनशिप दी जाती है। यदि वो इलीगल तरीके से अगर हो, लोग अगर सिटीजनशिप एक्वायर्ड करते हैं तो उनको नागरिकता से क्या कर दिया जाएगा, वंचित कर दिया जाएगा, यानी कि वंचित कर दिया जाएगा, उनकी सिटीजनशिप क्या है, खत्म हो जाएगी। तो इसलिए हमारा यहाँ पे जो तीसरा स्टेटमेंट भी है वो गलत हो जाता है। तो इसका जो राइट आंसर वो आपको ऑप्शन डी देखने को मिलेगा। और न्यू ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अगर आप बात करो तो ऑप्शन ए आपको करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ये क्वेश्चन 2005 में पूछा गया था। इसमें भी आपके पास चार ऑप्शन है रिगार्डिंग किसके, जो हमारा 98 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो एक्ट हुआ था उसके रिगार्डिंग में। यानी कि आपको बताना है कि जो 98 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया था वो किससे रिलेटेड है। ऑप्शन ए है जो भी हमारे जो सेवा कर है, यानी कि सेवा कर लगाने और उसके उचित करने के लिए क्या है, केंद्र को सशक्त बनाना, यानी कि सेंट्रल को एम्पावरिंग बनाना, किसके लिए, जो यानी कि अप्रोप्राइम है सर्विस टैक्स के लिए। ऑप्शन बी है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर यानी कि राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का गठन किया गया था, यानी कि नेशनल जुडिशियल कमीशन को क्या किया गया था, गठित किया गया था। ऑप्शन सी है आपके पास कि 2021 के सेंसस के बेस पे क्या है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसीज थे उनका क्या किया था, क्या किया गया था, दोबारा से यानी कि पूर्ण समायोजन किया गया था, यानी कि उसका दोबारा से जस्टमेंट किया गया था। अब तीसरा ऑप्शन सी है। फोर्थ ऑप्शन की बात करते हैं कि राज्य के बीच में जो नई सीमाएं हैं या सीमाओं का क्या किया गया था, सीमांकन किया गया था, यानी कि जो न्यू बाउंड्रीज है स्टेट के बीच में उसका क्या किया गया था, डिटरमिनेशन किया गया था। अब आपको बताना है कि हमारा जो 98 कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट है वो किससे रिलेटेड। तो इसका जो करेक्ट आंसर मिलेगा वो मिलेगा आपको ऑप्शन डी से। यानी कि 98 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो हमारा रिलेटेड है वो किससे है, कि स्टेट के बीच में जो न्यू बाउंड्री है उसके डिटरमिनेशन से, यानी कि उसका सीमांकन से संबंधित है। जैसे कि फिर बात करते हैं, यानी कि ये जो अमेंडमेंट किया गया था ये किससे संबंधित था, हमारे कर्नाटका के स्टेट से संबंधित था। अगर बात करते हैं आर्टिकल 371 में भी इसे क्या किया गया था, एड अमेंडमेंट किया गया था। तो इसीलिए जो इसका जो करेक्ट आंसर था वो आपको ऑप्शन डी देखने को मिलेगा। और 100 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के साथ हमने किस कंट्री के साथ अपने बॉर्डर डिस्ट्रीब्यूट को सॉल्व किया है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है।
अगला क्वेश्चन है, ये भी 2005 में पूछा गया था कि मैं आपके पास तीन स्टेटमेंट है, तीन स्टेटमेंट में से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। इसमें भी हम न्यू ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। आपके पास ऑप्शन ओ ए हो जाएगा ओनली वन पेयर करेक्ट। ऑप्शन बी हो जाएगा ओनली टू पेयर्स करेक्ट। ये हो जाएगा ऑल पेयर्स आर करेक्ट, ऑल पेयर्स आर करेक्ट। और डी हो जाएगा आपके पास नन ऑफ द अबव, नन ऑफ दी। तो आप न्यू ऑप्शंस के अकॉर्डिंग भी क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में 20 पार्ट्स देखने को मिलता है, यानी कि हमारे संविधान के 20 पार्ट है, 20 भाग है। दूसरा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर 390 आर्टिकल्स देखने को मिलते हैं। तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि 9th 10th 11th और जो 12th शेड्यूल है उसको कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट एक्ट करके जोड़ा गया था। अब आपको बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन ए है ओनली 1 and 2, ऑप्शन बी है ओनली 2, ऑप्शन सी है ओनली 3 और ऑप्शन डी है हमारे तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। न्यू ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखते हैं, सिर्फ हमारा एक पेयर करेक्ट है। ऑप्शन बी है सिर्फ हमारे दो पेयर करेक्ट है। ऑप्शन सी हमारे सारे पेयर्स करेक्ट है और ऑप्शन डी है कि हमारा एक भी पेयर करेक्ट नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा ऑप्शन सी। इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन सी। और अगर न्यू ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो ऑप्शन ए आपको देखने को मिलेगा। बाकी ये दोनों स्टेटमेंट क्या है, हमारे इनकरेक्ट है। कैसे? अगर हम आज के टाइम की बात करते हैं तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 24 पार्ट्स देखने को मिलते हैं, 12 शेड्यूल देखने को मिलता है और 465 से ज्यादा भी प्रेजेंट टाइम पे आर्टिकल आपको देखने को मिलता है। अगर हम ओरिजिनली बात करें, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उस टाइम पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 22 पार्ट देखने को मिलते थे, 22 भाग देखने को मिलते थे, 8 शेड्यूल देखने को मिलते थे और 395 आर्टिकल्स देखने को मिलता था। तीसरा स्टेटमेंट इसीलिए करेक्ट है क्योंकि हमने 9th शेड्यूल को क्या है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट करके जोड़ा था। 10th शेड्यूल को हमने 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट करके ऐड किया था अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जो कि 1985 में किया गया था। 11th शेड्यूल को हमने 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट करके ऐड किया था अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जो कि पंचायत के बारे में बात करता है। कब? 1992 में। और जो 12th शेड्यूल है जो कि म्युनिसिपैलिटीज के बारे में बात करता है, इसको हमने 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट करके अपने कॉन्स्टिट्यूशन ऐड किया था। कब? 1992 में। इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर है ओल्ड ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन सी देखने को मिलेगा और राइट अगर हम न्यू ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बात करें तो आपको ऑप्शन ए देखने को मिलेगा, यानी कि सिर्फ हमारा एक पेयर करेक्ट है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये भी 2005 का है गया। अब इसमें से ये बताना है, सबसे इजी क्वेश्चन है कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके कॉन्स्टिट्यूशन के यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, यानी कि हम बात करते हैं जो हमारे यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी है अब जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का उसके चेयरपर्सन कौन थे। ऑप्शन ए है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन बी है जेपी कृपालानी, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी है अलादीन कृष्णा स्वामी अय्यर। इसका जो करेक्ट राइट आंसर मिलेगा वो मिलेगा आपको ऑप्शन सी, यानी कि जवाहरलाल नेहरू। बात करते हैं तो चेयरमैन ऑफ जो डिफरेंट कमिटीज के बारे में, तो असेंबली जब बात करते हैं पावर यानी कि यूनियन पावर कमेटी के हेड कौन थे, चेयरपर्सन कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। फ्लैग कमेटी के चेयरपर्सन कौन थे, जेपी कृपलानी। फंडामेंटल राइट और माइनॉरिटी कमेटी के हेड कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के हेड कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और जवाहरलाल नेहरू ही कौन थे, तो यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के कौन थे, तो हेड थे। इसीलिए इसका जो करेक्ट राइट आंसर था वो था आपका ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका हिंदी में है, वही चीज अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था 2006 में। अगर इसमें ये बताना है कि जो 7th शेड्यूल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, ये जो यूनियन लिस्ट है इन चारों में से किसे यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट में रखा गया है। ऑप्शन है, यानी कि आपको सीधा सीधी बताना है कि इन चार ऑप्शंस में से कौन सा सब्जेक्ट यूनियन लिस्ट के अंदर आता है।
ऑप्शन ए है यानी कि रेगुलेशंस ऑफ लेबर एंड सेफ्टी इन माइनिंग ऑयल फील्ड्स, यानी कि जितने भी जो लेबर्स हैं जो कि माइनिंग्स फैक्ट्री में या माइनिंग्स में या जो ऑयल फैक्ट्री में जो काम करते हैं उनकी सेफ्टी और उनके रेगुलेशंस की बात कही गई है। बी है एग्रीकल्चर, सी है फिशरीज यानी कि जो मछली पालन होता है, और ऑप्शन डी है पब्लिक हेल्थ। अब आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा सब्जेक्ट यूनियन लिस्ट के अंदर में आता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर मिलेगा वो मिलेगा आपको ऑप्शन ए, यानी कि जो रेगुलेशंस ऑफ जो लेबर्स है उसके सेफ्टी से रिगार्डिंग में माइनिंग और जो ऑयल फील्ड से किसमें देखने को मिलेगा, ये आपको यूनियन लिस्ट में देखने को मिलेगा। जैसे बात करते हैं एग्रीकल्चर, फिशरी, पब्लिक हेल्थ, ये सब किसके अंदर आता है, स्टेट लिस्ट के अंदर में आता है। फिर रेगुलेशंस ऑफ लेबर एंड सेफ्टी माइंस वाली ये किसके अंदर में आता है, ये आता है यूनियन लिस्ट के अंदर, और आर्टिकल ये आपको 246 में भी देखने को मिल जाएगा। ये सब्जेक्ट कौन सा है, 55 सब्जेक्ट्स पे देखने को मिलता है। फिर वहीं पे बात करते हैं कि जो यूनियन लिस्ट है या स्टेट लिस्ट है, यह हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में मेंशन है, यानी कि हमारे संविधान में कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर आपको यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट के रूप में भी क्या है, हमें लिस्ट देखने को मिल जाएगा, जिसमें स्टेट और यूनियन दोनों के अंडर में कौन कौन से सब्जेक्ट लिस्ट आएगा वो सारे मेंशन है। फिर उसमें आपको एक कंकरेंट लिस्ट भी देखने को मिलेगा, जिसमें स्टेट और यूनियन दोनों के द्वारा क्या बनाए जा सकते हैं, लॉ बनाए जा सकते हैं, ये भी आपको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर देखने को मिलेगा। ये सारी चीजें आपको कहाँ मेंशन मिलेगी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन मिलेगा। यूनियन लिस्ट में सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लॉस बनाए जाते हैं, स्टेट लिस्ट में स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लॉस बनाए जाते हैं, और कंकरेंट लिस्ट में दोनों के द्वारा क्या बनाए जाते हैं, लॉ बनाए जाते हैं। लेकिन जब बात करते हैं सेंट्रल और स्टेट के लॉ के बारे में, तो कंकरेंट लिस्ट में सबसे पहले जो प्रेफरेंस दी जाती है वो किसको दी जाती है, सेंट्रल लॉ को दी जाती है, यानी कि जो केंद्र के द्वारा जो कानून बनाया जाता है कंकरेंट लिस्ट के अंदर, पहले उसको क्या दिया जाता है, यानी कि जो प्रेफरेंस है पहले सेंट्रल लॉ को दिया जाता है। ये सब चीजें आपको मेंशन मिल जाएगी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। इसमें आपको बताना है कि जो हमारा 104th कॉन्स्टिट्यूशन बिल है वो किसके रिगार्डिंग में है, किससे रिलेटेड है। ऑप्शन ए है वो बात करता है जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है सेंट्रल स्टेट्स के अंदर उसके अबोलिशन के बारे में बात करता है, यानी कि कुछ राज्यों में विधान परिषद के उन्मूलन की बात रखी गई है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो 104th कॉन्स्टिट्यूशन था वो ये है आपके पास कि इसमें डबल सिटीजनशिप को इंट्रोड्यूस किया गया था हमारे कंट्री के अंदर, यानी कि भारत में रह जो भी बाहर, यानी कि इंडिया के बाहर जो भी सिटीजनशिप रह रहे जो काम कर रहे हैं उनके रिगार्डिंग में डबल सिटीजनशिप को इंट्रोड्यूस किया गया था, प्रावधान देखने को मिलता है, यानी कि उसका परिचय दिया गया था। सी है आपके पास कि जितनी भी जो बात करते हैं एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस है उनको प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अंदर कोटा प्रोवाइड करने की बात कही गई है। ऑप्शन डी है कि जितनी भी जो रिलीजियस माइनॉरिटी है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में सर्विस देने के लिए उनको कोटा प्रोवाइड करने कराने की बात रखी गई है। अब आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा सब्जेक्ट 104th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल से रिलेटेड था। तो इसका जो करेक्ट आंसर मिलेगा वो मिलेगा आपको ऑप्शन सी। आंसर आपको क्या मिलेगा, ऑप्शन सी। यानी कि अगर बात करते जो 104th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जो पास हुआ था, जितने भी जो हमारे सोशली और जो इकोनो यानी कि एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस थे उनको क्या है, या फिर बात करते हैं जो शेड्यूल क्लासेस थे या शेड्यूल ट्राइब थे उनको प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के अंदर क्या था, कोटा प्रोवाइड करने की बात रखी गई थी। तो जो हमारा 104 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल था वो इसी से रिलेटेड था, तो इसीलिए जो इसका करेक्ट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन सी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अगला जो क्वेश्चन है इसमें आपको बताना है कि यहाँ पे एक साइड पे आपके पास यानी कि ऑप्शंस में कमेटी के नाम दिए गए, इसमें से बताना है कि ये जो कमेटी है यानी कि जितनी भी जो कमीशन है इनका जो सेटअप किया गया था, यानी कि इसमें से आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा कमेटी है जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल के तहत क्या है इसको स्थापित किया गया था। तो आपको ऑप्शन है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, ऑप्शन बी है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ऑप्शन डी है इलेक्शंस कमीशन, और ऑप्शन डी है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, यानी कि केंद्र सत्कर्ता आयोग। तो इसका जो करेक्ट आंसर मिलेगा वो मिलेगा आपको ऑप्शन सी। यानी कि अगर हम बात करते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर
जो आर्टिकल 324 है उसमें क्या रखा गया है कि जो हमारे इलेक्शंस कमीशन है, जिसमें हम बात करते हैं सुपर इंटेंडेंस, डायरेक्शन, कंट्रोल ऑफ इलेक्शंस, इन सब के बारे में बात किसमें रखी गई है, आर्टिकल 300 सॉरी आर्टिकल 324 के अंदर। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशंस के अकॉर्डिंग क्या है, किसकी स्थापना की गई थी, तो किसका प्रावधान निश्चित किया गया है, तो इलेक्शंस कमीशन यानी कि चुनाव आयोग का। अब बात करते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, यानी कि 2006 में पूछा गया था। तो इसमें आपके पास 3 स्टेटमेंट है, 3 स्टेटमेंट में से बताने की कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट कहता है कि 6 साल से 14 साल तक के जितने भी जो छोटे बच्चे हैं उनको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड कराने के लिए बात रखी गई है, और इसको कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था 76 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत। फिर दूसरा स्टेटमेंट कहता है, यहाँ पे फ्रेंड्स 76 कर लेना। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि जो सर्व शिक्षा अभियान है इसके तहत क्या है, गांव के अंदर जितने भी जो बच्चे हैं उनको कंप्यूटर से रिलेटेड एजुकेशन प्रोवाइड कराया जाएगा। तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि एजुकेशन वाज इंक्लूडेड इन अ कंकरेंट लिस्ट बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, यानी कि जो 42वां संविधान संशोधन है, उसके तहत इलेक्शन जो हमारा एजुकेशन है उसको कंकरेंट लिस्ट में क्या किया गया था, जोड़ा गया था। ये आपको बताना है इन तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। अगर हम न्यू ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देख लेते हैं, आपको हो जाएगा ओनली 1 पेयर करेक्ट, ओनली क्या आप बात कर सकते हो 1 पेयर करेक्ट, ये हो जाएगा आपको 2 पेयर्स करेक्ट, ये हो जाएगा आपका ऑल पेयर करेक्ट, ऑल पेयर्स करेक्ट, और ऑप्शन डी है none of the above। तो आप इसके अकॉर्डिंग भी बता सकते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसका जो आपको आंसर देखने को मिलेगा वो मिलेगा ऑप्शन सी, यानी कि पहला ही स्टेटमेंट हमारा गलत है। इसमें ये 76 नहीं होगा, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होगा। बस एक यही छोटा सा मिस्टेक था, बाकी पूरा हमारा करेक्ट। अगर बात करते हैं इसके बारे में, जो जो राइट टू एजुकेशन, यानी कि तो 6 साल से 14 साल तक के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड कराना, ये जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था वो 76 नहीं, वो 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था। फिर बात करते हैं सर्व शिक्षा अभियान। इसका जो एक प्रोविंस था वो क्या था, गांव के रूरल एरिया में कंप्यूटर की एजुकेशन को प्रोवाइड कराना। और जो हमारा 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1946 में किया गया था, इसमें एजुकेशन को स्टेट लिस्ट से हटा करके किस में कर दिया गया था, ट्रांसफर कर दिया गया था, तो कंकरेंट लिस्ट में ट्रांसफर कर दिया गया था। ये दोनों स्टेटमेंट हमारे करेक्ट थे, बस पहला ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट था। तो अगर हम ये था ओल्ड, अगर हम न्यू ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, यानी कि सिर्फ हमारा वही पेयर क्या है इसमें करेक्ट था। अब जैसे देखिए ये ऑप्शन क्यों एमसीक्यू यूपीएससी के द्वारा हटाएगा, जैसे कि हमें पता चल गया था कि ये ऑप्शन हमारा क्या है गलत है, और इन दोनों के बारे में हमें कोई आइडिया नहीं था। तो जिस चीज में 1 था उसको हम क्या कर देते, एलिमिनेट कर देते, तो क्या होता है, इससे हमें सीधा आंसर पता चल जाता है कि भाई ये इसका आंसर है, क्या है, ये इसका आंसर है। तो जैसे ही हम इसको एलिमिनेट कर देते तो हमें सीधा सीधी क्या पता चल जाता, आंसर पता चल जाता। जो एलिमिनेशन मेथड था इस ऑप्शंस के अकॉर्डिंग क्या है वो खत्म हो गया। बस एक यही यूपीएससी ने चेंज किया था, सिर्फ ऑप्शन को ही क्या कर दिया उसने, उलटफेर कर दिया था। बस यही एक ऑप्शंस का पैटर्न इसने चेंज किया था। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का डिस्कशन, जिसमें हमने 2004 से लेकर के 2006 तक के क्वेश्चंस को हमने प्रैक्टिस किया। वो क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस किया जो कि यूपीएससी ने ऑलरेडी प्रीलिम्स में पूछ रखे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो वीडियो सीरीज पैटर्न चल रहा है हमारा संडे संडे का, जिसमें हम 27 ईयर यूपीएससी प्रीलिम्स क्वेश्चन पेपर डिस्कस करें, वो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। तो यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद।